Good morning everyone. Welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Series. आज 29 दिसंबर एंड डे है वेडनेसडे। सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स की जो पीडीएफ होती है और द हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये तीन पीडीएफ मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स की अपलोड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो हम चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही नोट्स जो इकोनॉमिक टाइम्स हम ये एनालिसिस कवर करते हैं, इसके नोट्स मैं बना के रखता हूँ, उसी से ही मैं कवर करता हूँ वीडियो के अंदर भी। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर देता हूँ। साथ में ही ईटी वेल्थ करके एक मैगज़ीन आती है वीकली बेसिस पे मंडे को, ये इकोनॉमिक टाइम्स वाले इशू करते हैं और इसको सप्लीमेंट ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर भी बोला जाता है। तो आप चाहें तो इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका भी मैं शेयर कर देता हूँ अपने मंडे बेसिस मतलब वीकली बेसिस पे ना। इसके अलावा ये सिंस हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, तो आप भी अपनी साइड से कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं। तो वहाँ पर एक डाउट आया था कल मेरे पास, ब्रॉड मार्केट क्या होता है। तो सुवोजी जी का डाउट था ये। ब्रॉड मार्केट का बेसिकली मीनिंग होता है, वो थोड़ी सी ऐसे सब्जेक्टिव टर्म है ब्रॉड मार्केट। वैसे ब्रॉड मार्केट का मीनिंग होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते हो, एक डीप मार्केट जिसको कहते हैं वो हो। अगर कोई शेयर है, मान लेते हैं रिलायंस है, रिलायंस शेयर है और फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई चंबल चंबल केमिकल फर्टिलाइज़र, आपने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो अब बिना नाम सुने भी ये बता सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स ट्रेडेड है डेली बेसिस पे, वो ऑन एन एवरेज ज़्यादा रहते होंगे चंबल फर्टिलाइज़र्स से। सो बेसिकली वही है कि यहाँ पर डीपर मार्केट हुआ रिलायंस का। बट ब्रॉड मार्केट का एक और मीनिंग हो सकता है, कुछ इंडेक्सेस होते हैं ब्रॉड मार्केट से रिलेटेड, उसका नाम ही ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस होता है। जैसे निफ्टी 50 एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं। जैसे निफ्टी के अंदर तो सिर्फ 50 आती है, बट ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस ऐसे भी इंडेक्सेस होते हैं जिसके अंदर 1000 3000 ऐसी नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं। तो वो भी इसका मीनिंग हो सकता है। तो ये दो मीनिंग जो मुझे सही लगे वो मैंने यहाँ पर बता दिए। बाकी अगर आपको भी कुछ डाउट पूछना है तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ पहली पेज पे हम पहली न्यूज़ पे चलेंगे। इसका हमने 27 दिसंबर को एक बैकग्राउंड देखा था, उसके अंदर यही बताया हुआ था कि सेबी कुछ चेंजेस को आईपीओज से रिलेटेड, जो कंपनी के नए नए आईपीओज आ रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ वहाँ पर चेंजेस को वो मतलब ओके करेगा, मतलब उसके ऊपर एक्सेप्टेंस देगा। तो आज वो एक्सेप्टेंस दे दी गई है और वो क्या क्या चेंजेस हैं हम वो देखने वाले हैं। इसको एक और टर्म से बोला गया है आर्टिकल के अंदर, प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म। आप सभी को पता है एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनीज पहली बार अपनी सिक्योरिटीज़ निकालती हैं। वो कुछ भी हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट है तो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं और आईपीओज भी शेयर्स को पहली बार निकालने का एक तरीका है। अब यहाँ पर रूल्स और चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो मैंने 4 पॉइंट्स में यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मीनिंग होता है कि आपने किसी कंपनी को मर्जर कर लिया किसी कंपनी के साथ, एक्विजिशन, टेक ओवर, इन तीनों बेसिस पे आपकी ग्रोथ हो जाएगी कंपनी की, बट वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। वो जो दूसरी कंपनी के साथ आपने कुछ भी किया, मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, वो दरअसल उसके कस्टमर्स हैं, आपने एक तरीके से उनके कस्टमर्स को ही खरीद लिया है यहाँ पर। तो वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। नाउ इसका वैसे कोई पर्पस नहीं है, बट क्या होता है कि कंपनी आईपीओ, जिस मैंने आपको पहले बताया था, कंपनी आईपीओ में पैसे रेज करके दूसरी किसी कंपनी को अक्वायर कर लेती है, तो फंड्स वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं बिना किसी अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक करे हुए। तो ये होता है बेसिकली पर्पस। अब अगर ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ या ये मर्जर और एक्विजिशन जो भी है, ये अनआइडेंटिफाइड है, मतलब जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तब उसने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर ये नहीं बताया है कि वो करने वाली है मर्जर एंड एक्विजिशन, या फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि किस सेक्टर के अंदर या पर्टिकुलरली किस कंपनी को वो मर्ज करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, तब वहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर दी गई है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ में जितना पैसा लगाने वाली है कंपनी, साथ ही साथ जनरल कॉरपोरेट पर्पस में। जनरल कॉरपोरेट पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, ये एम्प्लॉय मतलब प्रमोटर्स को सैलरी देने से लेकर के और बोनस शेयर्स इशू करना, कुछ भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें सब मिला करके 35% ऑफ द आईपीओ मनी से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर लगा दी गई है। ये इसीलिए लगाई है क्योंकि मैंने इसका रीज़न आपको 27 दिसंबर वाली वीडियो में भी बताया था। नाउ सेकेंड है कि नो लिमिट इफ़ एम एन ए इज़ आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जो बोला कि ये जो एम एन ए मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन, ये अगर अनआइडेंटिफाइड है तो ये प्लस जनरल कॉरपोरेट पर्पस, इसमें 35% ऑफ द आईपीओ मनी ही हो सकता है। अब अगर ये आइडेंटिफाइड है, पहले से कंपनी ने बता दिया है कि वो किस सेक्टर के अंदर, किस कंपनी के अंदर कितना स्टेक लेने वाली है, एक्वायर करने वाली है,
तो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे तो पूरा आईपीओ का मनी भी वहाँ पर लगा सकते हैं। उसमें यही एक अजम्पशन लेके चलते हैं हम लोग कि लोगों ने देख के ही पैसा लगाया होगा कंपनी के अंदर, तो ठीक है, हम करने दे सकते हैं। नाउ थर्ड चेंज है इसके अंदर, इंक्रीज इन लॉक इन पीरियड फॉर एंकर इन्वेस्टर्स। तो ये जो मैंने साइड में लिखा हुआ है ये आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, बट मैं आपको समझा देता हूँ। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए लॉक इन पीरियड क्या होता है ये भी मैंने आपको 27 को बताया था। अब इसके अंदर क्या है कि एंकर इन्वेस्टर्स जो लोग आईपीओ से जस्ट पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आईपीओ के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको अपनी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करना होता है, फिर वो उसके बाद सेल कर सकते हैं। तो जो वो पीरियड ऑफ टाइम है बीच में जब वो सेल नहीं कर सकते उसको लॉक इन पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पर कैसे उसको डिवाइड कर दिया गया है कि आपने जितना भी अक्वायर किया, मतलब जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 50% आप 90 डेज़ के बाद ही सेल कर सकते हैं और 50 डेज़ को 30 डेज़ के बाद सेल कर सकते 50% को। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया है। और चेतन जी ने कमेंट सेक्शन के अंदर पहले ही बताया था कि 30 डेज़ का सिर्फ लॉकिंग पीरियड दिया जाता है, मैंने गलती से फॉर एग्जांपल बोल दिया था 1 ईयर का, तो 30 डेज़ का ही पहले दिया जाता था, अब 50% के लिए 90 डेज़ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये हो गया यहाँ पर। CRAs क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल एक्ट एज मॉनिटरिंग एजेंसीज फॉर आईपीओ फंड यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पर जब आईपीओ पूरा ख़त्म हो जाएगा तो जो CRA कंपनीज हैं जो आईपीओ में इन्वॉल्व थी कंपनी के साथ, वो देखेंगी कि क्या जो आईपीओ के अंदर बोला गया था वहीं पर ही फंड यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर कुछ और चेंजेस उसके अंदर किए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बेसिक था, मैंने बाकी जो पूरे पॉइंट्स हैं वो सारे डिटेल में कवर कर लिए ना। इसके अलावा गवर्नमेंट नोटिफाइज न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो डायरेक्ट सेलिंग पहले समझते हैं होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जैसे जो सेल्स पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली आपके घरों पर आते हैं कुछ भी चीज़ बेचने, सरफ साबुन से लेकर के कुछ भी, गाड़ी से लेकर, मतलब सब कुछ चीज़ें जो भी होती हैं, तो वो सेल करने जो डायरेक्टली लोग आपके घरों तक आ जाते हैं, डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर आता है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। सिंगल लेवल डायरेक्ट, उसके अंदर जो भी कंपनी है वो खुद अपने सेल्स पर्सन को हायर कर लेती है परमानेंट बेसिस पे, उसको सैलरीड एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करती है और वो लोग जा जाके घरों पर या फिर कहीं पर भी सेल करते हैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। दूसरा मेथड होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ पर अच्छा, एक बीच में एक और मेथड होता है ये पार्टी लाइक स्कीम, बट उसको मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के आसपास ही जब बेसिकली रहता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको और ज़्यादा लोगों को अपने साथ ऐड करना होता है और वो लोग जितनी सेल्स करते हैं उसका एक कमीशन आपको मिलता है। तो वहाँ पर काफ़ी एक टॉक्सिक सा चीज़ हो जाता है कि आपको, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा ऐड करने के लिए, फिर उनको सेल्स करने के लिए, फिर वो लोग भी मोटिवेटेड रहेंगे कि वो सेल्स के बजाय और लोगों को ऐड करते रहेंगे। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को इन्होंने पिरामिड स्कीम भी बोलते ही हैं। यहाँ पर आपने मनी सर्कुलेशन स्कीम भी इसको सुना होगा, ये दो नाम बोले हैं। और गवर्नमेंट ने जो अपने न्यू रूल्स निकाले हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो मैंने हेडलाइन के अंदर लिखा है, वहाँ पर इसी चीज़ को बैन करने की बात की गई है। अभी के लिए उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि पिरामिड स्कीम को प्रमोट करना बैन किया है, पिरामिड स्कीम को बैन नहीं किया है, पिरामिड स्कीम को प्रमोट करना बैन किया है। और ये बेसिकली पर्पस उन्होंने यही बताया है कि वो लेजिटिमेट प्लेयर्स को पॉन्जी स्कीम्स, मतलब फ्रॉड से बेसिकली सेपरेट आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इन्होंने लेजिटिमेट प्लेयर्स का नाम भी बताया है, एमवे और टपरवेयर एक्सेट्रा। ये कुछ कंपनीज हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर मतलब एक अच्छी कंपनी के रूप में है। बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और वो सब होते हैं जो इसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो वो सब पॉन्जी स्कीम्स इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लग रहा है यहाँ पर। तो ये हमने कवर कर लिया है। दीज आर अबाउट देयर आर अबाउट 38 ब्लैक लिस्टेड NGOs इन स्टेट बंगाल टू सेंटर। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है, कल या परसों हमने ये भी डिस्कस किया था, बट मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके जो मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है, ये एक NGO है बंगाल के अंदर। बहुत सारे मतलब पुअर लोगों की, ऐसे अनप्रिविलेज लोगों की हेल्प करते हैं लोग। नाउ ये मेनली फॉरेन फंडेड है, तो इसको एक लाइसेंस चाहिए होता है, FCRA का लाइसेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने FCRA के लाइसेंस जो इनका था वो इन्होंने रीन्यूएबल की एप्लीकेशन डाली। रीन्यूएबल की एप्लीकेशन इन्होंने डाल दी, बट उसके बाद कोई उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं आई और इनका बैंक अकाउंट जो SBI के साथ था वो बैन कर दिया गया। अब कल बोला गया था कि मोदी जी, मतलब जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, जो ममता बनर्जी, उन्होंने बोला था कि ये क्या कर दिया आपने, मोदी गवर्नमेंट ने कैसे कर दिया ये चीज़।
तो वहाँ पर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और हमारी एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब फिर मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने अपनी एक स्टेटमेंट रिलीज़ की थी कि उन्होंने ही एसबीआई को बोला है कि हमारा अकाउंट अभी के लिए बैन कर दे, मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे उसको स्टॉप कर दें। तो वहाँ पर ये हुआ था ना। उनके बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी ने जब इसका रीज़न पूछा गया तब ये बताया कि एफसीआरए की जो हमारी रिन्यूएबल एप्लीकेशन थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहाँ पर फिर वापस से बंगाल में जो लोग थे उन्होंने सेंटर से जवाब मांगा कि ऐसा क्यों किया गया है। तो वहाँ पर सेंटर ने बोला, सेंटर मतलब मैं जब भी सेंटर बोल रहा हूँ इसका मीनिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर बोला एडवर्स इनपुट्स। बेसिकली सेंटर ने बोला कि बंगाल के अंदर बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो बांग्लादेश जो बॉर्डर है, मतलब बंगाल का बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहाँ पर चाइना से रिलेटेड हेल्प करते हैं, मतलब चाइना को हेल्प करते हैं एक तरीके से मिलिट्री पावर वहाँ पे इस्टेब्लिश करने में। तो वो ये बेसिकली कि सेंटर ने इस चीज़ पर लांछन लगाया है और इसी वजह से उसका एफसीआरए का भी रिन्यूएबल एप्लीकेशन सस्पेंड कर दिया है। और मिशनरी सोसाइटी तो बहुत ही पुरानी और बहुत ज़्यादा नामी एनजीओ कह सकते हैं। मदर टेरेसा ने इसको फाउंड किया था। तो वो इस तरीके से नाउ अब यहाँ पर एक और रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की है जो हेडलाइन के अंदर में मैंशनड है। 38 ब्लैक लिस्ट करे जा चुके हैं एनजीओज जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मतलब बंगाल स्टेट जो है वो अपने आप को क्लैरिफाई करते हुए ये बता रही है कि हमने 38 ऐसे जो एनजीओज थे जो हमें पता लगा था कि ये सब करते हैं उनको हमने ऑलरेडी बैन कर दिया है। तो अभी आप हमारे एनजीओज को ऐसी चीज़ें मत करो कि हमारे अपनी एप्लीकेशन ही बैन कर दिया, वो सब चीज़ें आप ना करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बेसिकली इस सेंस में ये न्यूज़ यहाँ पे है। नाउ आगे चलते हैं। नाउ सॉरी 90-पेज EWS रिपोर्ट विल बी सबमिटेड इन सुप्रीम कोर्ट दिस वीक। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, EWS का एक कोटा होता है, अगर आपको नहीं पता, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, आपकी इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलता है कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपका एडमिशन से रिलेटेड और आपके गवर्नमेंट जॉब्स में प्रोविजन से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी नहीं बनाई गई है, थोड़े टाइम पहले ही बना दिया गया था। तो इसके अंदर बेसिकली इनको ये बताना है कि 10% कोटा जो है EWS का वो ठीक है या फिर नहीं है। इसका मेन, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसका मेन रोल ये होता है कि आपकी इनकम लिमिट 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। और साथ में कुछ और छोटे क्राइटेरिया भी होते हैं कि अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो देखे जाते हैं कि आपका मतलब जो हाउस का साइज़ है, जो हाउस पर्सनल असेट्स होते हैं, रेजिडेंशियल असेट्स होते हैं, तो वो जैसे 100 गज से कम होना चाहिए, कुछ स्क्वायर फीट में मेजर्स होता है उससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब क्या बोला गया है कि टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए कि जैसे 8 लाख पर एनम है, ये कब से होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई अच्छी एम्प्लॉयमेंट करता हो बट उसके जो उसका चाइल्ड है उसको बेनिफिट चाहिए हो EWS का। तो वो क्या कर सकता है, अपनी जॉब को क्विट कर देगा 1 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए लीव ले लेगा। तो उस साल में उसकी इनकम बहुत नीचे चली जाएगी, तो उसका चाइल्ड जो है वो EWS के लिए एलिजिबल हो जाएगा, तो वो अपना एडमिशन करवा सकता है और नेक्स्ट ईयर से वो वापस अपनी उसको ज्वाइन कर सकता है अपनी कंपनी को या जो भी वहाँ पे जॉब करता था। तो ये जो एक लूप होल काइंड ऑफ सिनेरियो है, इसकी वजह से ही ये कमेटी बनाई गई है कि कैसे सबमिट किया जाएगा कि कब आपकी 8 लाख पर एनम इनकम होनी चाहिए, या जो भी प्रोविजन इसके आते हैं वो हम अगर आते हैं तो डिस्कस कर लेंगे। नाउ बीजेपी रेडेड SP पीयूष जैन। SP मतलब होता है जो आपके पुलिस में आपके IPS शायद ऑफिसर होते हैं, तो वो SP बनते हैं बाद में। नाउ ह्यूज कैश हॉल फाउंड। तो बस मतलब सॉरी, बेसिकली SP पीयूष जैन की जो है इनको हाउस रेड हुई है इनकी, और इंस्टेड ऑफ ये गलती से हो गई, पुष्पराज जैन करके एक बिजनेसमैन थे, उनकी रेड का आपका वारंट था, बट उसकी बजाय पीयूष जैन की जो है यहाँ पर घर पे रेड हो गई है और वहाँ पर ह्यूज कैश हॉल फाउंड हुआ है, मतलब एक ह्यूज कैश पड़ा मिला है वहाँ पर। और अखिलेश यादव ने कल, मतलब ये यूपी के अंदर पूरा हुआ है, तो अखिलेश यादव जो आप सभी को पता है कि वहाँ के मतलब एक तरीके से पॉलिटिशियन है, तो वो उन्होंने डिमोनेटाइजेशन को डिफेम करते हुए स्टेटमेंट कही है कि डिमोनेटाइजेशन से बीजेपी को खुद को बेनिफिट हुआ है और इतना ज़्यादा बीजेपी अपना उसको इतना बेनिफिट हुआ है कि उसके खुद के लोगों के पास इतना कैश था तब भी वहीं पे उन्होंने रेड कर दी। मतलब बीजेपी के लोगों ने खुद के ही पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर रेड किया है। तो ये चीज़ अपने आप में मतलब पॉलिटिशियंस के लिए एक पॉइंट है जो अपनी स्पीचेस के अंदर बोल सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये नहीं है। ना इंडियन बैंकिंग एट क्रॉस रोड्स फर्दर कैपिटल रेजिंग नीडेड। तो ये RBI ने अपनी इंडियन बैंकिंग से रिलेटेड एक आपका आर्टिकल रिलीज़ किया है। इसके अंदर इन्होंने ये बोला है इंडियन बैंकिंग जो कोविड-19 से पहले थी
उसके बाद जो कोविड-19 में हिट आया तो वो उनने रिकवर कर लिया है, मतलब जो क्रेडिट ग्रोथ रहती है और जो एनपीए रहता है, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, वो सब रिकवर कर चुका है। बट अभी और ऊपर जाने के लिए दो इश्यूज मेनली वो कंपनी मतलब जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, मेनली पब्लिक बैंकिंग सिस्टम है, वो फेस कर रहा है। पहला फेस कर रहा है क्रेडिट ग्रोथ रिमेन्स म्यूटेड। तो क्रेडिट ग्रोथ रिमेन्स म्यूटेड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोन वो नहीं दे पा रहे हैं। लोन नहीं दे पाने का सीधा रीज़न होता है फंड्स ना होना। तो इस तरीके से पहला। दूसरा रीज़न है टेक इनोवेशंस रिक्वायर्ड। तो क्रेडिट ग्रोथ ना होने का भी हो सकता है यही रीज़न हो कि वहाँ पर टेक इनोवेशंस नहीं है। आज भी जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं उनके पोर्टल्स आधी बार क्रैश कर जाते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज जो है उनके पोर्टल्स इतने मतलब कंज्यूमर एफिशिएंट हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, कंज्यूमर फ्रेंडली हैं। तो वो सब चीज़ें जो है पब्लिक बैंक्स के पोर्टल्स लैग कर रहे हैं। तो ये दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से फर्दर कैपिटल रेजिंग इज़ रिक्वायर्ड, जैसे मैंने हेडलाइन के अंदर भी लिखा हुआ है। नाउ बैंक्स असेट क्वालिटी मे गेट डेंटेड गोइंग फॉरवर्ड। तो वो ये कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इस टाइम पर कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाती है अच्छे से तो इंडियन बैंकिंग, पब्लिक बैंकिंग जो है मेनली, वो इम्प्रूव कर जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाएंगी, जैसे कि बैंक्स की असेट क्वालिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा बैड लोन्स यहाँ पर होने लग जाएंगे। और एक आर्टिकल मैंने और भी पढ़ा था शायद ब्लूमबर्ग के ऊपर, उसके अंदर ये था मेंशन कि अगर इंडियन बैंकिंग ज़्यादा सही नहीं होती है तो जो ठीक से अपना लोन रीपे करना चाहते हैं लोग, वो तो प्राइवेट सेक्टर से ही लोन लेंगे क्योंकि वहाँ पर से उनको जल्दी लोन मिल जाएगा। और वो जो लोग हैं जिनको एनपीए करना है, फ्रॉड करना है, या जो भी चीज़ें किसी भी तरीके से वो अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो वो यहाँ से लोन लेके अपना एनपीए शो कर देंगे उसको। तो ये चीज़ें हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर अगर टेक इनोवेशंस नहीं होती हैं। ना ये भी इसके कॉन्टेनम में ही एक न्यूज़ आर्टिकल था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स शेयर इन क्रेडिट कंटिन्यूज टू फॉल। तो पिछले 10 सालों की एक रिपोर्ट इसके अंदर सबमिट की गई है 2010-11 से लेकर अभी तक। अब इसके अंदर क्या बताया गया, पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनका क्रेडिट के अंदर जो शेयर है वो फेल करने लग रहा है और लगातार 10 साल से फेल करने लग रहा है। अब यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स का सीधी सी बात है, अगर पब्लिक बैंक्स का फॉल करेगा तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का राइज कर रहा होगा। इसका मेन रीज़न भी यही है, रिटेल लोन्स। तो मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया आपको समझाने के लिए। रिटेल लोन्स का मीनिंग होता है कि जो छोटे अमाउंट पे लोन लिया गया है और उसका लोन का टर्म भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो ये रिटेल लोन्स होता है। और रिटेल लोन ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस से रिलेटेड हो, रिटेल पर्सनल लोन्स भी होते हैं, रिटेल बिजनेस लोन्स भी हो सकते हैं ना। यहाँ पर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया गया, मुझे नहीं पता कितना रेलेवेंट है ये इस न्यूज़ से रिलेटेड, बट इन्होंने बताया पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो सीईओज हैं वो बहुत बहुत टाइम से सर्व कर रहे होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, 3 times ऑफ द एवरेज बैंक एम्प्लॉय सैलरी उनको मिल रही होती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंदर जो सीईओ है उसको 67 से लेकर 70 times वहाँ पर जो एवरेज एम्प्लॉय है बैंक के अंदर उसके इतने टाइम्स ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है। मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर मनी ज़्यादा मिलती है हायर पोस्ट के ऊपर, पर यहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस होना ये भी अपने आप में क्वेश्चन रेस करने वाली बात है। तो यही यहाँ पर था। मैं आपको वापस से बोलता हूँ कि मुझे ये नहीं पता ज़्यादा कि ये रेलेवेंट क्यों है इससे रिलेटेड, बट हो सकता है कि यहाँ पर सिंस पैसे कम मिल रहे हैं, सैलरी कम मिल रही है, तो ज़्यादा एक्सपर्ट लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के ऊपर जा रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। नाउ सिक्स, मोर हेल्थ केयर बिजनेसेस कीन टू टेक अ शॉट एट प्राइमरी मार्केट। सबसे पहले जो मैंने साइड में 6 लिखा हुआ है उसका मीनिंग है 6th पेज के ऊपर ये न्यूज़ है, अगर आपको खुद भी आप पढ़ते हैं तो ये आइडेंटिफाई करने में काम आएगा। नो पैंडमिक ने क्या है कि हेल्थ केयर जो बिजनेसेस हैं कुछ, उनकी सबसे पहले तो कुछ बिजनेस लिस्ट हुए हैं पहली बार। बहुत ही कम ऐसे जो स्टॉक्स थे वो थे हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जैसे आपका डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी है, ये काफ़ी टाइम से है, बट कुछ ही स्टॉक्स थे पहले जो हेल्थ सेक्टर के अंदर थे। अब यहाँ पर 2021 के आईपीओ बूम के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके आईपीओ आए और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके हेल्थ केयर के अंदर आईपीओस बहुत सक्सेसफुल रहे। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है कि बहुत सारे हेल्थ केयर बिजनेसेस जो हैं वो प्राइमरी मार्केट के अंदर अपना एक शॉट लेने की कोशिश करेंगे कि हम भी लिस्ट होने की कोशिश करते हैं। तो यही इस न्यूज़ के अंदर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है इसके अंदर न्यूज़ के अंदर। नाउ मेनी सक्सेसफुल आईपीओ जो मैंने बोला उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टार हेल्थ आईपीओ बहुत सक्सेसफुल रहा, टार्सन्स प्रोडक्ट्स का आईपीओ बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इनके अंदर ये हो गया। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सिंस आईपीओ के नाम पे उनके पास फंड्स तो आ ही जाएंगे कंपनीज के पास,
तो वो अपना स्केल ऑफ बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट ले सकते हैं। इन केस अगर आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं पता तो ये होता है कि मतलब अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं बट अगर आप अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के अंदर आता है। ये मैंने बहुत ही टेक्निकल भाषा बोल दी बट मैं एक बार आपको वापस से बताता हूँ। जैसे अगर कोई लैंड है, मतलब मैं एग्जांपल से बताता हूँ अभी। जैसे कोई लैंड है, उसके ऊपर आपकी प्रोडक्शन होती है, आपके ऊपर एक लेवल के ऊपर, एक फैक्ट्री लेवल के ऊपर प्रोडक्शन हो रही थी पहले। अभी क्या हो रहा है, अभी उसके ऊपर एक और फ्लोर बना दिया गया है और एक और फ्लोर के ऊपर पूरी प्रोडक्शन हो रही है। अब यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट थी उस लैंड की, वो पहले सिर्फ एक ही फैक्टर मतलब एक ही फ्लोर के ऊपर जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड थी। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स के अंदर एक तरीके से डबल प्रोडक्शन हो रही है, तो उनकी जो कॉस्ट है वो नीचे चली जाएगी। तो ये जो कॉस्ट के अंदर रिडक्शन हुआ वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर आता है। ना यहाँ पे आगे 8 पेज के ऊपर ये न्यूज़ है, क्रिप्टो बोर्सेस ऑफर्स टोकन्स टू इन्वेस्टर्स अर्निंग हायर रिटर्न्स। क्रिप्टो बोर्सेस का बेसिकली मीनिंग है क्रिप्टो एक्सचेंजेस। जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे ही क्रिप्टो एक्सचेंज है यहाँ पर। तो मोर टोकन्स वो ऑफर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखने के लिए एक तरीके से। और यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर भी लिखा है, मोर टोकन्स आर बीइंग लॉन्च्ड बाय स्टॉक एक्सचेंजेस। तो एक्चुअली में यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज होना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया। बट यहाँ पर मेन न्यूज़ यही है कि मोर टोकन्स वो अपना ऑफर कर रहे हैं। जैसे कि दिसंबर मंथ के अंदर ही सिर्फ वजीरेक्स ने 12 नए टोकन्स को लॉन्च कर दिया है। कॉइन स्विच कुबेर ने 5 नए कॉइन्स को और उनो कॉइन ने 5 नए कॉइन्स को। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेटिस्फाई रह सकें, क्योंकि वैसे भी क्रिप्टो स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है। तो लोग किसी चीज़ से रिलेटेड अगर एक्साइट हो सकते हैं तो वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात रहती है अभी के लिए। अब यहाँ पर जो भी कॉइन्स होते हैं तो उनका एक आईसीओ आता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जिस तरीके से आईपीओ होता है उसी तरीके से ये भी रहता है, आईसीओ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। मतलब कुछ इनमें से जो कॉइन्स हैं उनका आईसीओ भी आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दिया। अब ये लास्ट न्यूज़ है आज की, गवर्नमेंट आस्क्स बैंक टू लेंड ओनली ऑन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स। तो ये थोड़ी सी समझने वाली न्यूज़ है इसके अंदर। सबसे पहले वेयर हाउस रिसीट्स क्या होता है। पहले वेयर हाउस हो सकता है कि जो पर्सन अपना गुड्स जो है वहाँ पे स्टोर करवा रहा है, वो या तो एक केस हो सकता है कि उसका खुद का वेयर हाउस हो, यानी कि वो खुद ओनर हो वेयर हाउस का। दूसरा हो सकता है कि वो उसने आउटसोर्स कर दिया हो, यानी कि कोई और ओनर है वहाँ पे वेयर हाउस का, बट हाँ उसका गुड्स वहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है अगर वो खुद ओनर है तो उसको ये ना काम करना पड़े, बट अगर वो किसी और के पास अपना गुड रखता है तो क्या करना पड़ता है, उसको एक वेयर हाउस रिसीट लेनी पड़ती है। वेयर हाउस रिसीट में क्या होता है, उसके अंदर मैंशन होता है कि क्या क्या उसका स्टोर हो रहा है। और दरअसल वो किस चीज़ का प्रूफ होता है, वो ये प्रूफ होता है कि जो आपने कमोडिटी स्टोर करवाई है उसका ओनर कौन है। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर भी लिखा है, प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ कमोडिटीज स्टोर्ड। अब यहाँ पर अगर आपका खुद का वेयर हाउस है तो भी मेरे ख्याल से करना ही पड़ता होगा, बट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। अब इसके लिए न्यूज़ के अंदर नेगोशिएबल एक वर्ड इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। वेयर हाउस रिसीट्स नेगोशिएबल भी हो सकती हैं, नॉन नेगोशिएबल भी हो सकती हैं। नेगोशिएबल के अंदर क्या होता है कि आपके मान लेते हैं कि आपने 100 पेटी कुछ आपने रखवाया हुआ है किसी वेयर हाउस के अंदर। अब आप चाहें तो वहाँ पर नेगोशिएबल अगर आपका वेयर हाउस रिसीट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहीं से ही डायरेक्ट उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि क्या होगा, आप पेमेंट ले लेंगे किसी भी पर्सन से जिसको आपको सेल करनी है। फॉर एग्जांपल 50 पेटीज आपको सेल करनी है। अब यहाँ पर 50 पेटीज आप सेल कर सकते हैं, बट वो जो ओनर है उसका, मतलब जो वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा, उसका फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा। बस जो रिसीट है उसके ऊपर नाम चेंज हो जाएगा, आपके पास एक नई रिसीट बन के आ जाएगी 50 पेटी से रिलेटेड, और ये 50 पेटी की रिसीट उसके पास चली जाएगी। तो वो गुड्स वहीं पर ही रहे बट आपका ओनरशिप चेंज हो गया। ये नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपका नॉन नेगोशिएबल होता है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पहले तो ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं होती हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र ही करवाना पड़ता है गुड्स का। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये मूव खेला है कि गवर्नमेंट उन्हीं बैंक्स, मतलब गवर्नमेंट ने बैंक्स को ही बोला है बेसिकली कि वो उन्हीं को लेंड करेगी जो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स के अंदर अपना सामान स्टोर करवाते हैं। तो ये वेयर हाउस ओनर्स भी हो सकते हैं, फार्मर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कंपनी है कोई, वो भी हो सकती है, वो सब हो सकते हैं। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ वेयर हाउसेज इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत ही पॉजिटिव मूव खेला है मेरे ओपिनियन में। इससे
एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज्ड होना होता है एक सेक्टर का, वो बूम हो जाएगा उसके अंदर, मतलब उसके अंदर थोड़ा इंक्रीज आ जाएगा। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर वेयर हाउसेज का होगा तो उसके लिए सारे क्लियरेंस लगते हैं कि वहाँ पर पोल्यूशन तो नहीं होता, और वहाँ पर कौन अपने माल को स्टोर करवाता है, किस टाइप की क्रॉप होती है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है या नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज हो जाएगा ये सेक्टर, तो गवर्नमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव बात रहेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर करंटली अगर देखें तो सिर्फ 10% ही वेयर हाउसेज रजिस्टर्ड है, बट अगर जब ये आपका रूल लागू हो जाएगा तो ये पॉजिटिव मतलब सोचा जा सकता है कि ये जो नंबर है 10% वो बढ़ के मतलब बढ़ेगा, वो इंक्रीज़ आएगा उसके अंदर। तो हमने ये पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।